हेलो एवरीवन। तो डेडिकेटेडली नीट की तैयारी करनी है तो पहले ये समझना हो कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे देखने हैं। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आते हैं मेरे 11 के लेक्चर्स एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आते हैं मेरे 12th के लेक्चर्स। जब भी एक टॉपिक खत्म होगा तो आपको उस टॉपिक के लेक्चर के बाद नहीं, टॉपिक खत्म होने के, हो सकता है एक टॉपिक 3 लेक्चर्स में खत्म हो, तो जब एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको मिलेगी उसी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट की लिंक जो एक पीडीएफ होगी एंड देन असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन जिसकी लिंक भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो डेडिकेटेडली लेक्चर्स को फॉलो कीजिए एंड इस साल आप नीट में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो अब किस पे आते हैं। अब हम अपने धीरे धीरे मेन चैप्टर पे कूदना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे मेन चैप्टर पे कूदना स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कि कैसे हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ी है उस तक हम पहुंचते हैं। तो बेटा अगर हम ध्यान से इस इक्वेशन को देखें, मान लो हम इसको लेट करें, इस इक्वेशन को I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी को लेट करते हैं। मान लो मैंने अभी इसको पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि उसको नेगेटिव तब ले सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने I इक्वल टू एन यू वी डी ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी। तो या तो यहाँ नेगेटिव रखोगे तो याद रखना आगे भी नेगेटिव रखना, नहीं तो यहाँ भी मत रखना, आगे भी मत रखना। तो मैं लिख दिया ई टाउ बाई एम। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज आएंगे, सर वहाँ आप क्यों लिख रहे थे, यहाँ पे ई लिख रहे हो। अरे भैया चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव वो बाद में देख लेना, ठीक। तो I की वैल्यू आ गई आपकी एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम। ध्यान से देख लेना आप। तो एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम में क्या मुझे समझ आ रहा है, और ई भी है भैया यहाँ पे, है ना। अच्छा, आप सभी को ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद रख लेना। क्या पता होना चाहिए कि जो ई है उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, मतलब चेंज इन पोटेंशियल अपॉन एल लिख सकते हैं उसको। कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप लोगों को नहीं पता, बट मैं बता देता हूं बेटा। ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर या फिर माइनस डी वी अपॉन डी आर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये भूल जाओ, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। जब मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। अब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नहीं पढ़ाया, पहले मैं वही बताता हूं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है ना, इतनी लेंदी चीजें हैं कि ना द चैप्टर बिकम्स बोरिंग आफ्टर सम टाइम। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दैट चैप्टर जो बहुत स्पीड में निकलेगा और मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, और फिर मैग्नेटिज्म में कूदने में मजा आएगा, और उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूदने में मजा आएगा, फिर ईएमआई, फिर एसी। इस पूरे पार्ट को एक बार में खत्म करेंगे और देन बैक। अब मैं आपको यही बताता हूं कि मैंने बीच में क्यों डाला है। जब हम वापस रोटेशन पे आएंगे तो रोटेशन के पहले फिर एक छोटा सा रीकैप रिवीजन करेंगे आपके किसका, पूरे मैकेनिक्स का। इसमें दो फायदे होंगे, आपकी मैकेनिक्स एक तो मेरी तरफ से फिर से रिवाइज होगी, और आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि यार अभी मौका मिल जाएगा अगले एक से डेढ़ एक महीने में, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीने में, कि अच्छा ठीक है मुझे इतनी बातों में से इतनी बातें याद हैं, अब और बातें रिटेन करनी है। क्योंकि अब इसको एंड पे भैया मैकेनिक्स को नहीं छोड़ सकते एंड पे, बाकी हर चीज को छोड़ा जा सकता है लेकिन मैकेनिक्स को आप एंड पे नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने इस ब्रेक को लिया है, सो दैट आप थोड़ा एक हफ्ते बाद ये रियलाइज करेंगे, सेट मतलब एक तरीके से पीछे थोड़ा फॉल बैक करके, कि भाई मुझे इतना याद तो है सर की बातों का, इतना याद नहीं है, मतलब उस पर वापस एफर्ट करने हैं। चलो तो यहां से क्या देखते हैं हम, देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा। अगर मैं इस वाली वैल्यू को लिखूं तो बेटा यहां से अगर मैं देखूं तो ये पूरी वैल्यू, देखो आप ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये पूरी वैल्यू, दिस फुल वैल्यू इज अ कांस्टेंट। आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है वो। ये तो एक तरीके से कह लो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, तो प्रॉपर्टी है। ई तो चार्ज है, ए उसका एरिया फिक्स रहेगा भैया एक कंडक्टर का। मास जो है, किसका मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये भी कांस्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम भी हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, वो भी कांस्टेंट है, और लेंथ भी हमने फिक्स कर रखी है, मतलब ये सारा कुछ एक कांस्टेंट है। तो एक तरीके से ऐसा कुछ हो जाता है बेटा I प्रोपोर्शनल टू V। और आप देखो कहीं ना कहीं ये किसका, एक तरीके से किसका प्रूफ हो गया, एक्चुअली इसी को ओम्स ने बोल दिया, ओम्स लॉ। ओम्स ने बोला कि जो करंट होता है, वो जो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका पोटेंशियल होता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है, ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है, इसको बोल दिया उसने, ओम्स ने बोल दिया कि लेट एन ई स्क्वायर टाउ ए बाय एम एल be termed as R, which is said to be what? Which is said to be resistance. क्या कहते हैं इसको?
इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये वो वैल्यू जो डिटरमाइन करती है कि कितने पोटेंशियल पे कितना करंट आपका आएगा सर्किट में। आप खुद सोचो, अगर आप इसको ये वन वे प्रोपोर्शनैलिटी होती है, V इक्वल टू आई आर नहीं होता, I इक्वल टू V अपॉन आर होता है, ध्यान समझ लेना। अच्छा यहां पे छोटी सी गलती हो गई, क्या गलती हो गई? दिस इज टर्म नॉट एज दिस मच, दिस इज टर्म्ड एज 1 अपॉन आर। क्यों बेटा ऐसा? क्योंकि वो वन वे प्रोपोर्शनैलिटी है। वन वे प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट ट्रू फिजिकली टू वेज। मतलब आप V देते हैं तो I निकालते हैं, आप V देते हैं तो I निकालते हैं, तो निकालते क्या है? I। और क्योंकि ये एक डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आगे जाके लोगों ने देखा कि इसको एक x ना मान के इसको v अपॉन x मानना ज्यादा बेटर है, सो दैट आप उस r को यहां मल्टीप्लाई कर पाए और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को लिख जाए कि भैया v इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब है अगर आप v देते हैं तो I आता है, और एक डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी और आती है जो ये डिटरमाइन करती है कि I कितना आएगा। एक्चुअली में आपका देखा जाए तो ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्म किसका? ये है मैथमेटिकल फॉर्म ओम्स लॉ का। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं, कैसे ओम लॉ डिफाइन होता है। तो अगर मैं यहां से इस r की वैल्यू फिर से लिखूं तो बेटा वो कितनी आ जाएगी? हो जाएगी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ l अपॉन a। अब आप एक और चीज ध्यान से देखो, अब आप एक और चीज बहुत ध्यान से देखो। अगर आप चाहो भी तो अपनी पूरी मतलब एक्सपेरिमेंटल एफर्ट लगा के भी इनमें से कौन सी चीज को आप चेंज नहीं कर सकते? आराम सोचो, क्या आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हो? भाई इसको तो किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, चाहे मटेरियल को तोड़ो काटो कुछ भी करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं कर सकते। क्या उस मटेरियल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को कोई चेंज नहीं ला सकता, और उसके रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? उसी आयरन का एक लंबा वायर ले सकते हैं और छोटा वायर ले सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो देखा क्या गया कि इस रेजिस्टेंस में भी एक ऐसी वैल्यू है जो क्या है, जो कांस्टेंट है, और उस वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया? रो नाम दे दिया। बेटा उस रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उस रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उस रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया क्या? वो आ गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब आपने सुना होगा बोलते हुए एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि यहां से रेजिस्टिविटी कैसी प्रॉपर्टी निकल के आई? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी निकल के आई। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी निकल के आई। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब अगर हम फिजिक्स के नजरिए से देखें तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हो गई जो बॉडी के शेप, साइज और उसके उस टाइम के कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि देख लो आप रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में कहीं भी आपका L और A का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हमने कह दिया, इसलिए आपने बोलते हुए लोगों को सुना होगा कि किस पे डिपेंड करेगी फिर? तो देखो इस पे डिपेंड करेगी। ध्यान सोचो, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आराम सोचो आप, एक यूनिट वॉल्यूम लो कॉपर की और एक यूनिट वॉल्यूम लो आप आयरन की, क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होंगे? क्या आप ऐसे सोच के देखो, गोल्ड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, गोल्ड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या वो सिल्वर के फ्री इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे? क्या आयरन के सिल्वर के इक्वल होंगे? नहीं होंगे। यही वो डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि भाई जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, एक्चुअली में वो n पे डिपेंड करती है। और वो कैसे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है? तो हम जनरली क्या कह देते हैं, वो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब अगर वो मटेरियल कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर वो मटेरियल सिल्वर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। लेकिन उनके कोई भी लेंथ के वायर हो, मतलब कॉपर का कोई भी वायर हो, चाहे वो 10 मीटर लंबा हो कॉपर का वायर, चाहे वो 100 मीटर लंबा हो बेटा कॉपर का वायर, उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको पॉइंट की तरह लिख सकते हैं कि इफ मटेरियल इज सेम, अगर मटेरियल सेम तो क्या होगा? तो रो इज कांस्टेंट। रो हमेशा कांस्टेंट रहेगी बेटा, चाहे लेंथ कितनी भी बढ़ाओ या कम करो। लेकिन मटेरियल डिफरेंट है तो रो चेंज हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी बातें, इंट्रोडक्टरी बातें हैं, लेकिन अगर एक चीज सोच के देखो ना, आप सिर्फ आपने आज की बातें सुनी और उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन लगा लिए तो आपका क्या हो गया? आपके भाई 2 क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन तो 100% कंफर्म हो सकता है जो सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा या सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई है? तो हम कहां तक पहुंच गए? हम यहां तक पहुंच गए हैं कि भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है और R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है।
बहुत इंटरेस्टिंग बात। और रो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है या टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गई। तो हमें किस पे अब आगे बढ़ना है, बस भैया हमें थोड़ा सा इनके बारे में और जानना है और फिर सीधे आ जाएंगे ओम्स लॉ पे और फिर खेल स्टार्ट, वहां से खेल स्टार्ट होगा और वहां से मजा आएगा क्वेश्चंस बनाने में। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, जैसे कि आर की बातें कर लेते हैं। मान लो रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है तो रेजिस्टेंस ये तो समझ आ रहा है लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन आप क्लियरली देखो आराम से रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखो तो वहां पे टाउ भी है, और जो टाउ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ क्या होगा, तो टाउ कम होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड तो करते हैं भैया। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं वो चीज हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले यही समझेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रो एंड आर दोनों की टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम समझेंगे, दोनों की टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम समझेंगे। तो क्या हो जाती है टेम्परेचर डिपेंडेंसी भैया, डायरेक्ट याद रखें, इसमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाएं कि कैसे आ रही है। वैसे इसको मैं समझाऊंगा ये कैसे आई है जब मैं आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। अभी नहीं इस पर दिमाग लगाएंगे, बस इतना याद रखेंगे बेटा, रो इज इक्वल टू आता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ध्यान समझना है, इसमें टर्म्स को समझना है। आप क्या है, रो नॉट हो गई आपकी बेसिक रेजिस्टिविटी है, एक्चुअल रेजिस्टिविटी, ठीक है। एक्चुअल मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हो गई आपकी रो, ठीक। फिर आपका अल्फा हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, अल्फा क्या है आपका, थर्मल कंडक्टिविटी है, अल्फा क्या है आपका, थर्मल कंडक्टिविटी है। और डेल्टा टी क्या है आपका, डेल्टा टी है आपका, ध्यान समझना डेल्टा टी क्या है, वो है चेंज इन टेम्परेचर, या उसको कैपिटल टी लिख लें ज्यादा बेटर होगा। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रो एट टाइम टी, रो एट टाइम टी। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर किसी रेजिस्टिविटी को निकालना है तो बेटा कुछ इस तरीके से वो वेरी करेगी। और क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक तरीके से एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंड करते हैं, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो भी आ जाता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये लेके हमें चलना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूं, एक बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया ओम्स लॉ क्या है। वो ओम्स लॉ देखने के बाद हम थोड़ा सा उसके ग्राफिकल स्टडी को भी करेंगे। अब इसमें ना एक बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो सिंपल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन वो क्वेश्चन इतना डायरेक्ट है कि उसको ना बार बार पूछा जाता है और बच्चे बार बार गलत करते हैं। ये बोल देते हैं कि बाकी सारी बातें सेम, वो ये बोल देंगे T1 टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस R1 है, T2 टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस कितना है, T2 टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस गिवन है कितना, हाँ T2 टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस R2 है। ऑल्दो हम अज्यूम कर रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो क्लियरली R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा। पूछेंगे बताओ अल्फा कितना होगा, क्या पूछेंगे, अल्फा कितना होगा। तो आपका सीधे सीधे जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा एक तरीके से क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 इंटू R2 T1 माइनस R1 T2। सीधे सीधे इस फॉर्मूले को रट लो, याद कर लो, डायरेक्ट आपका यहां से आंसर निकल के जाएगा। वैसे यार देखो, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अप्रोच क्या है, बहुत सिंपल है। क्या करो, पहले यहां पे डेल्टा टी कितना रखो, T1 माइनस T0, और यहां पे रखो R T1 मतलब R1, ये R तो सेम ही रहने दो, ये किसी T0 टेम्परेचर मान लो। फिर आप क्या करो, फिर यहां पे लिखो T, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जब T1 के R1 के लिए लगाओगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T0। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी क्या जाएगी, R2 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T0। ये बात समझ आ रही है। इससे क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, अब यहां से आप डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे वहां से T0 वाली टर्म है उसको बेसिक इक्वेशन से रख के वहां से रिप्लेस करके सीधे सीधे ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन आपको क्या वो फॉर्मूला इतना लंबा याद रखना है, नहीं भाई, कंपटीशन में सीधे याद रखना है अल्फा मतलब थर्मल कोफिशिएंट। अच्छा अल्फा क्या होता है, मैंने लिख दिया ना, थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कोफिशिएंट, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, इसे बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे बेटा, थर्मल कोफिशिएंट बोलते हैं, थर्मल कोफिशिएंट है ये आपका, ठीक। तो आपका थर्मल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R2 T1 माइनस R1 T2। इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। और क्या इसमें बातें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, इसमें बातें हो सकती हैं थोड़ी ग्राफ पे,
कैसी बात हो सकती है? तो बहुत ही सिंपल है यार, अगर हम मान लो आर वर्सेस टी का ग्राफ बनाना चाहें, रेजिस्टेंस वर्सेस टी का ग्राफ बनाना चाहिए, मतलब इतनी बेसिक बातें हैं ना, लेकिन मैं इसलिए कर दे रहा हूं सो दैट इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। तो बस सिंपल है यार, किसी जीरो से तो हो नहीं सकता रेजिस्टेंस, तो किसी रेजिस्टेंस से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्टार्ट होकर बढ़ते जाएगा। किसके लिए चल रही है सारी बातें याद रखना, कंडक्टर के लिए, मैंने पहले ही बता दिया है। अच्छा, आप कंडक्टर बोल दिया है तो चलो मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बता दूं। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं, अगर मैं बात करूं कंडक्टर, मैं बात करूं इंसुलेटर और मैं बात करूं सेमीकंडक्टर, चलो तो ये हो गया कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया इंसुलेटर और ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर। अगर मैं इनकी बात ही कर लूं, मान लो मैं इनकी बात करता हूं, तो इसमें एक ट्रेंड बताता हूं आपको। रेजिस्टिविटी अगर कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, वो दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसे बढ़ रही है वो, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रो आ गया, यहाँ पे टी आ गया, आपका टेम्परेचर दिख रहा होगा आपको, R0 × 1 सल्फर डेल्टा टी। इंसुलेटर की बात करने की जरूरत नहीं है, बट इंसुलेटर तो ऑलरेडी बेटा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर एक बहुत यूनिक चीज है। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा, उसका फॉर्मूला जो होता है, मैं सेमीकंडक्टर फिर बताऊंगा, बट यहाँ पे बता देता हूँ, होता है e⁻⁻eg/kT। एक्चुअली में सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ध्यान समझना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इन दी एंड ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू आपकी कम होती है। मतलब बहुत यूनिक बात है एक्चुअली। इसलिए दुनिया में ना आज अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो आप अपने आसपास कोई भी चीज देखोगे बेटा, तो उसमें कंडक्टर का यूज कम होगा और सेमीकंडक्टर का यूज ज्यादा होगा। सोचो आप, आपके एलईडीज टीवी, लाइट एमिटिंग डायोड्स, आपके बल्ब वो भी एलईडी है, आपकी फोन वो भी एलईडी है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय दीज सेमीकंडक्टर्स। व्हाई? बिकॉज दीज हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी की टेम्परेचर के साथ उनकी रेजिस्टिविटी और कम हो जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मैंने आपको जो बैंड गैप्स बताए थे, थोड़ा सा अल्टरेशन करके, थोड़ा सा चेंज करके उन सेमीकंडक्टर से में आप बहुत मेजर चेंज ला सकते हैं उनकी कंडक्टिविटी में, उनकी रेजिस्टिविटी में। वो आपको थोड़ा ग्लिम्स होगा, लेकिन जब हम उसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम उसे देखेंगे। तो ये दो एक्स्ट्रा बातें हो गई आपकी रेजिस्टिविटी को लेकर, रेजिस्टेंस को लेकर। तो यहां पे हमारी सारी बेसिक बातें यार, जो भी बेसिक, मतलब ये होती तो बोरिंग सी बातें हैं, लेकिन हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन यहां से आ गया आपका तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन बेसिस पे गलत करके आ जाएंगे, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन पे क्या कर देंगे, गलत करके आ जाएंगे। ठीक, एक मिनट। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं किसको, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर चैप्टर के अंदर और हम आते हैं सबसे पहले किस पे आएंगे, सबसे पहले हम आएंगे ओम्स लॉ पे वापस, ओम्स लॉ पे वापस आएंगे। क्या है भाई ओम्स लॉ? तो हमने अभी देखा, ओम्स लॉ कहता है भैया कुछ नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओगे, एक्चुअली आप यहां पे ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अब वी आज का तो ना तुम लिखोगे ना मैं लिखूंगा, हमेशा क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है करंट इन दी सर्किट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दी कंडक्टर। इस चीज को आप ध्यान से देख लो, मैं इसको लिख भी देता हूं। यहां पे डेल्टा वी क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर बात आती है आई की, करंट क्या है, आई क्या है, करंट है इन दी सर्किट, आपने इसका एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में किया भी होगा। और आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आर बेटा याद करो, इतने फॉर्मूले बताए हैं तो अब याद रहना चाहिए। क्या आर वी पे डिपेंड करता है, क्या आर आई पे डिपेंड करता है, बताओ, क्या आर वी पे डिपेंड करता है, क्या आर आई पे डिपेंड करता है? नहीं भैया, रेजिस्टेंस तो एक अलग ही चीज है, वो तो एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वो रेजिस्टिविटी से आती है। तो हमें लगता तो है मैथमेटिकली ये डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? रेजिस्टेंस बेसिकली अगर हम ध्यान से सोचें तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है बेटा, हिंड्रेंस है, एक तरीके से, एक तरीके की रुकावट है, हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट है ये, हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट है। कैसे हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहना चाहिए, ज्यादा बेटर है यार। बहुत सिंपल है, सोच के देखो, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर के अंदर, जब वो टकराएंगे तो वो हिंड्रेंस हुई ना, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही होगा बेटा। जितने मतलब जितना आप टेम्परेचर सोचो, इसलिए तो मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, समझ आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं, तो हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो बेसिक बातें हैं ये। अच्छा, मान लो आपको एक वी आई कर्व दिया है, मान लो आपको एक
वी आई कर्व दिया है, ठीक है। तो वी आई कर्व में आपको पता है भैया वो ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा कब होगा, जब v प्रोपोर्शनल टू i होगा। तो क्या वी आई कर्व इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल भाई, वी आई कर्व ऐसे भी हो सकते हैं, अगर बनने को तो कुछ भी बन सकते हैं ना, बनने को तो कुछ भी बन सकता है, ऐसा नहीं है बेटा। फिजिकली भी कुछ मटेरियल होते हैं जिनका वी आई कर्व ऐसा बनता है, या फिर उनका वी आई कर्व ऐसा बन जाता है, या फिर उनका वी आई कर्व कुछ देर कांस्टेंट रहता है फिर घूम जाता है। ये सारे के सारे केसेस होते हैं नॉन ओहमिक रजिस्टर के, किसके? नॉन ओहमिक मटेरियल्स के या नॉन ओहमिक रजिस्टर्स के। क्या होते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स? नॉन ओमिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब v प्रोपोर्शनल टू आर आई को फॉलो नहीं करते। और जो इस लॉ को फॉलो करता है, मतलब जो इस लॉ को बिल्कुल क्लियरली v प्रोपोर्शनल टू आई को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं ओहमिक रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? उसको हम बोलते हैं ओहमिक रजिस्टर्स। ये बात समझ आ रही है? उसको क्या बोलते हैं हम? ओहमिक रजिस्टर्स बोलते हैं। ये बात आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको बेसिक अमाउंट में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरीके से ये चीजें चलने वाली हैं, ओहमिक रजिस्टर किस तरीके से देखा जाएगा, ठीक। तो आपको एक चीज और समझ आनी चाहिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज का टैन थीटा निकालूं तो क्या वो स्लोप दे देगा, और वो v अपॉन आई दे देगा, और वो अपन को सीधे सीधे r भी दे देगा। लेकिन आप देखोगे क्वेश्चन में क्या खेल करेंगे आपको, आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट दे विल डू इज, वो आपसे बोलेंगे भैया बताओ ये IV कर्व में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, बताओ R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है। तो आप जल्दी जल्दी में क्या गलती करोगे? आप जल्दी जल्दी में ये गलती करोगे कि आप यहां पे ले लोगे θ1 और यहां ले लोगे θ2, है ना, यहां ले लोगे θ1 और यहां ले लोगे θ2। अब जल्दी जल्दी में आप ये गलती करोगे क्योंकि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। आपका ये y एक्सिस पे होना चाहिए था और ये x एक्सिस पे होना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ पे बिल्कुल रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस ग्राफ को टर्न करेंगे बेटा रेजिस्टेंस देखने के लिए। कैसे टर्न करेंगे? आप टर्न भी ना करें तो आप क्या करें? आप तो ये वाला एंगल मेजर कर लें, ये वाला एंगल, बिल्कुल। तो आप क्या करें? ये देखें, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। अब देखो कौन सा बड़ा है। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो tan बीटा इज ग्रेटर देन tan अल्फा। तो अगर ऐसा है भाई तो tan बीटा tan अल्फा ही तो हमारे क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1। इतना सा आप याद रख लें कि भाई रेजिस्टेंस उसका बड़ा होगा जिसका VI कर्व का स्लोप ज्यादा होगा, ना कि IV कर्व का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे बस। अब इसके बाद हम किस में चले जाएंगे? अब हम चले जाएंगे सीधे सीधे इस तरीके से कि भाई मान लो हमारे पास एक से ज्यादा कंडक्टर या एक से ज्यादा रजिस्टर है, तो हम क्या करेंगे? मान लो अगर सर्किट में ऐसा हो गया बेटा, तो पहले तो रजिस्टर को सर्किट में कैसे ड्रॉ करते हैं? तो अभी तक तो मैं बड़े बड़े कंडक्टर्स बढ़ा रहा था, है ना। सर्किट में रजिस्टर को ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक साइन दिया गया है, कन्वेंशनल साइन है, वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इस पे आप सीधे सीधे R बना सकते हैं। मतलब जब भी सर्किट में आप ये बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप कोई वायर की बात कर रहे हैं जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो अभी ये बात की जाती है, मान लो कि भाई यहां पे मोर देन वन रजिस्टर आ गए, तो आप किसकी बात करना स्टार्ट कर देंगे? आप बात करना स्टार्ट कर देंगे सीधे सीधे किसकी? आप बात करना स्टार्ट कर देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। किसकी बात करना स्टार्ट कर देंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं? ऐसा देखा जाए तो इनफाइनाइट टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। क्यों भाई? क्योंकि मिक्स कुछ भी हो सकता है ना, आपने कहीं भी किसी रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। लेकिन सिमेट्रिकली अगर देखें तो बेटा तीन ही जेनरिक सिचुएशन में कैटेगराइज हम करते हैं। एक सिचुएशन कुछ ऐसी हम लेके चलते हैं, मतलब सिचुएशन 1 कुछ ऐसी लेके चलते हैं, इसमें ये रजिस्टर है और ये भी रजिस्टर है और ये भी रजिस्टर है, मान लो बैक टू बैक रजिस्टर लगे हैं। एक्चुअली मैं इसकी और आपको डेप्थ दूंगा अभी थोड़ी देर से। सेकंड सिचुएशन हम कुछ ऐसी मान के चलते हैं कि ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, फिर ये रजिस्टर लगा हुआ है आपका और ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। और फिर थर्ड सिचुएशन हम मान के चलते हैं कि ये रजिस्टर लगा हुआ है, फिर यहां पे एक और रजिस्टर है, यहां पे एक और रजिस्टर है, लेकिन इनके बीच में भी एक रजिस्टर आ गया, फिर यहां पे एक रजिस्टर है, फिर यहां पे एक रजिस्टर है, और ऐसे करके रजिस्टर्स आ गए हैं काफी सारे, और कुछ इस तरीके से सर्किट बन रहा है। तो बेसिकली सीधे सीधे तीन तरह के कॉम्बिनेशंस हमारे सामने निकल के आते हैं। अगर आप ध्यान समझना, अब मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड का मतलब होता है कि जब कोई दो रजिस्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनके बीच में से एक भी वायर ना निकला हो, कभी भी दो रजिस्टर के बीच में से एक भी वायर ना बाहर गया हो बेटा, चाहे दूसरे रजिस्टर के पास या किसी भी फॉर्म ऑफ सर्किट में, तो ये हमेशा किस में कहलाएंगे? याद रखना है आपको, सीरीज में कहलाएंगे। किस में कहलाएंगे? सीरीज में कहलाएंगे। क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी वायर निकल के किसी दूसरी चीज से यहां पे अटैच नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक दूसरे से अटैच होने चाहिए।
अब इस टाइप का रेशियो क्या कहेंगे? अब यहां पे यूनिक चीज देखो आप, अगर मैं इसको नाम दे दूं A और इसको नाम दे दूं B, तो आप ध्यान से देखो जो रजिस्टर R1 है मान लो वो भी A और B के बीच में सिचुएटेड है, और जो R2 है वो भी A और B के बीच में सिचुएटेड है, और जो R3 है वो भी A और B के बीच में सिचुएटेड है। मतलब इस टाइप के रजिस्टर में जब क्या हो, एंड टू एंड कनेक्शन ना हो, लेकिन जब क्या हो कि दो रजिस्टर एक ही पॉइंट के बीच में लगे हैं, और इसमें भी एक कंडीशन है बेटा कि इनके बीच में भी फिर कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक तीसरा पॉइंट माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, दोनों ही क्लियरली एक ही पॉइंट के बीच में है, तो इस सिचुएशन को हम कौन सी सिचुएशन कह देते हैं बेटा? पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल सिचुएशन कह देते हैं। और ये लास्ट जो है जिसमें कुछ समझना है कभी भी, तो इसको हम मिक्स सिचुएशन कह देते हैं। एक्चुअली अभी भी अगर ध्यान से सोचो, अगर आप 12th क्लास के पहले बार में स्टूडेंट भी होते तो मैं आपसे ये कहता कि ये तो आपने फिर भी 10th क्लास में पढ़ा था, ये सॉल्व करना ही एक्चुअली यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी क्लास का। मतलब पूरी 12th क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्टिव तो क्या है? इन सर्किट को सॉल्व करना, मिक्स सर्किट को सॉल्व करना। तो आने वाले लेक्चर्स में आप जब देखेंगे तो हम मिक्स सर्किट को ही सॉल्व कर रहे होंगे। आज का लेक्चर में बस यहाँ पे सीरीज और पैरेलल के बारे में बेसिक बातें बताऊंगा कि कैसे सीरीज और पैरेलल सॉल्व होते हैं और स्ट्रैटेजी क्या होती है किसी भी सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करने की। पहले तो बहुत बेसिक बातें, मान लीजिए एक सीरीज सर्किट है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आर आपके कितने, आपके n रजिस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो एक सिंपल सी बात याद रखिए बेटा, कुछ बेसिक बातें सीरीज के बारे में लिख दे रहा हूं, आपको बिल्कुल बुलेटेड पॉइंट में याद रखनी है कि मान लेते हैं अगर इनके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है बेटा, तो जो भी करंट बैटरी से निकलेगा वो करंट पहले इस वाले में जाएगा, फिर वही करंट इसमें जाएगा। मतलब उसके पास और कहीं जाने का मौका है नहीं। जाने का मौका कब होता है? जब और ब्रांचेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई ब्रांच है नहीं, और हम ऐसे रजिस्टर मान रहे हैं जिनमें लॉस मतलब हम नहीं अज्यूम कर रहे हैं, लॉस मतलब कि कहीं वेस्ट नहीं हो रही है एनर्जी। तो हमें यह समझ आना चाहिए सीरीज में बेटा सबसे पहला पॉइंट कि सीरीज में जो करंट होता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि और ब्रांचेस नहीं होती तो वो कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट है, अब ध्यान समझिएगा, अगर करंट कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल है, जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस अब एक अलग पोटेंशियल डेल्टा भी रखेगा, वो क्या होगा? तो आप कॉमन सेंस से सोचें तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप हर चीज के लिए भी एक बार क्वेश्चन बना ले, मान लो आप V1 लिख दो, एक्चुअली में डेल्टा V1 है तो उसको क्या लिखोगे? I इंटू R1। आप डेल्टा V2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? I इंटू R2। और अगर आप इस पूरे को ऐड कर दो ऐसे ऐसे करते तो आप डेल्टा V टोटल इधर क्या लिख सकते हो? डेल्टा V1, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट में जाएगा डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 डैश डैश डेल्टा VN। ये एक्चुअली कौन सा आ गया? ये आपका डेल्टा V टोटल आ गया। यही तो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? राइट में। ये जाएगा I इंटू R1 प्लस डैश 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 कितना? RN तक। मतलब हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि इस पूरे सर्किट का सिर्फ एक मीनिंग है कि ये पूरे रेजिस्टेंसेस को हम एक रेजिस्टेंस में कर सकते हैं। वो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो होगी R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN। बस इतना सा आपको याद रखना है कि इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? R इक्विवेलेंट आ जाएगी, और क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। इतना आप ध्यान रख लेंगे तो आपकी मैक्सिमम बातें यहां से कवर हो जाएंगी। तो मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने सिंपल सी बात आपको ये बताई कि भाई जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कनेक्शन का वो कैसे जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। लेकिन बेटा ये बात जो है ना, क्या बात कि जो I है वो कांस्टेंट रहता है, और सेकंड बात क्या समझ आई कि जो V होता है वो क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेटा इस बात को आपको क्लियरली, बहुत ही क्लियरली याद रखना है, क्योंकि बेटा मैं आपको एक गारंटी कर रहा हूं कि नीट में सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो इसके बाद वाले मिक्स कॉन्सेप्ट आएगा, और उसके लिए बेटा हमें यह बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप बहुत आराम से ऑब्जर्व करो, बहुत आराम से पेशेंस से इसको समझना, क्योंकि आज मैं वो पार्ट नहीं स्टार्ट करूंगा। आज मैं सिर्फ सीरीज पैरेलल की आपको फील दूंगा, लेकिन आप सीरीज पैरेलल बहुत अच्छे से पकड़ना सीख जाओ, क्योंकि जब तक सीरीज पैरेलल पकड़ना नहीं सीखोगे आप ये नहीं समझ पाओगे कि सर्किट सीरीज पैरेलल में कब नहीं है। तो इसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भैया सीरीज पैरेलल क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे सर्किट सीरीज पैरेलल में नहीं है, क्लियर कट एक ऑब्जेक्ट मतलब एक क्लियर कट अप्रोच नहीं होगी उस क्वेश्चन को अप्रोच करने की या उस क्वेश्चन में आगे बढ़ने की। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ आ गई। हाँ, अगर भैया इंडिविजुअल V निकालना हो तो एक बार क्या करो, पहले टोटल I निकाल लो। तो टोटल I आ जाएगा टोटल V अपन टोटल R, है ना? यहीं से देख लो, यहां से I आ गया ना, टोटल V अपन टोटल R, तो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश
एन, और अगर तुम्हें सिर्फ डेल्टा V1 निकालना है तो अब तुम्हारे पास करंट तो आ ही गया, तो लगा दो I इंटू R1, और I की वैल्यू कितनी रख दोगे भैया, डेल्टा V अपॉन R1 प्लस डैश 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 RN इंटू R1, है ना। ऐसे कर करके आप एक एक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे या चले नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट आपका आ गया, फिर मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन देके जाऊंगा, वो करने की कोशिश करना, मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे चेक करवा लेना कि ये क्वेश्चंस कैसे किए गए हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे अगर बनेंगे तो क्या बन सकते हैं। 3 टाइप ही हैं वैसे यहाँ पे क्वेश्चंस के, जिनमें से मेरे को नहीं लगता एक भी टाइप आएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये इजी पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं वो 3 टाइप भी बता दूंगा जो आप कर लोगे, और अगर गलती से आ गया तो आप वो भी बना के आओगे ही आओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कनेक्शन। नेक्स्ट कनेक्शन में क्या होता है बेटा, नेक्स्ट कनेक्शन है आपका पैरेलल कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है नेक्स्ट, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, आप ध्यान से देखें, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो रजिस्टर्स होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं एक दूसरे से कि उनके अक्रॉस जो पॉइंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो अक्रॉस पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब कैसे फिक्स रहेगा, तो ये R1 हो गया, या R2 हो गया, या R3 हो गया, या Rn हो गया बेटा। यहां पे आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा क्रिएट हो गया। यहां आपने डेल्टा V करके बैटरी लगा दी। मैं छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं, अभी तो मैं बहुत ही टॉप नॉच चीज सिखाऊंगा। अभी तो मैं इसमें बहुत सारी बातें नहीं बता रहा हूं जानबूझ के, कि नोड कैसे लेते हैं, कैसे पॉइंट का पोटेंशियल प्लॉट करते हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, अभी नहीं लेंगे, लेकिन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आज के लिए लोड जाएगा। लेकिन फिर भी आज आप बेसिक थोड़ा सा एडेप्टेंस, मतलब एक तरीके से एडेप्टेंस नहीं बोलना चाहिए, एक अडेप्ट कर लेंगे, और एडेप्टेंस कोई वर्ड ही नहीं होता होगा, और एक्सेप्टेंस पे आ जाएंगे कॉन्सेप्ट के, एक्सेप्टेंस पे आ जाएंगे कॉन्सेप्ट के कि ठीक है, माइंड एक बार थोड़ा शिफ्ट होगा, मैकेनिक्स से माइंड आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और धूम फिर मचेगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में। वहां से जो मतलब एक तरीके से स्टार्ट होगी चीजें, वहां पे बहुत मजा आने वाला है आपको। तो यहां पे क्या बातें समझ आ रही हैं, देखो यार, यहां बड़ी सिंपल सी बात ये समझ आ रही है कि अगर यहां से करंट निकला तो उसके पास भैया यहां मौका होगा, जैसे आपके पास मौका होता है। अभी आप लेक्चर देख रहे हैं और आपके पास मौका है कि भैया दिमाग में चल रहा है कि यूट्यूब भी देख लेते हैं, थोड़ा सा चैट भी कर लेते हैं, ये सारे जो दिमाग में आपके पास ऑप्शंस आए, तो आपने क्या करा, अपना दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। जैसे ही ऑप्शन होंगे करंट के पास, वो अपने आप को क्या कर लेगा, डाइवर्ट कर लेगा। तो ऑप्शन नहीं होंगे तो सीरीज, ऑप्शन इक्विवेलेंटली होंगे तो पैरेलल, और ऑप्शन अगर मिक्स होंगे तो मिक्स सर्किट। ठीक है, तो ऑप्शन इक्विवेलेंटली मतलब कि जो आगे के रेजिस्टेंस है वो भी एक सेम पॉइंट के बीच में है। मतलब अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, तो देखो सभी AB के बीच में है। देखो ये भी AB के बीच में, ये भी AB, ये भी AB, और ये भी AB के ही बीच में है। ठीक है ना, तो ये मैं और डेप्थ में समझाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक, अभी सिर्फ बेसिक रख रहा हूं मैं आपके लिए, ज्यादा नहीं डेप्थ में जा रहा हूं। क्यों नहीं जा रहा हूं डेप्थ में, क्योंकि आपको यूज टू करना है चैप्टर के लिए, फिर मैं उसके बहुत ज्यादा डेप्थ में भी जाऊंगा। देखते हैं, तो क्या हमने बात देखी, हमने देखा भैया करंट तो बट गया, अगर करंट बट गया तो क्या करें, तो अच्छा जी, तो इसका मतलब जो आई नेट होगा वो तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश 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 होगा। मतलब एक अच्छी चीज तो यहीं से ये समझ आ गई, यहीं लिख लेते हैं पॉइंट कि I भैया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पे करंट कांस्टेंट रहता है, यहाँ I डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यार सिंपल सी बात है, देखो एक में एक डिस्ट्रीब्यूट होगा और दूसरा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पक्का R तो एक कांस्टेंट है ही, तो यहाँ डेल्टा V कांस्टेंट रहता होगा। एक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दूसरे को तो कांस्टेंट रहना पड़ेगा ना, तो दूसरा कांस्टेंट रहेगा। कैसे बोल रहा हूं मैं कांस्टेंट, देखो आप आराम सोचो, आप आराम सोचो, ये बैटरी लगी है डायरेक्टली यहां जुड़ी है, तो इतना ही ये डायरेक्टली इससे जुड़ी है। मान लो ये सब मैं मिटा दूं, ये सब रब कर दूं अगर मैं, या ये सब कनेक्शन तोड़ दूं, तो क्या ये बैटरी सारी की सारी इससे भी जुड़ी है। अब मैं मान लो इसको देखना बंद कर दूं, तो क्या ये इससे भी जुड़ी हुई है, क्या ये इससे भी जुड़ी हुई है, इससे ये इक्विवेलेंटली सबसे जुड़ी हुई है। इसके लिए इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, राइट में लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन R1 प्लस यहां लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन R2 डैश 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 डेल्टा V अपॉन Rn, और लेफ्ट में लिख सकते हैं बेटा डेल्टा V तो डेल्टा V है, R इक्विवेलेंट यहां से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस डैश 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 1 अपॉन Rn। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रटना है तो रट सकते हो, वैसे मैं नहीं चाहता हूं रटो, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो क्या जाएगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, R1 R2 डैश 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 Rn, पहले सबको मल्टीप्लाई कर लेना और एक एक छोड़ के मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या R1 डैश Rn माइनस 1 तक कर लो, प्लस पहले मैंने Rn छोड़ दिया, फिर R1 छोड़ देता हूं, R2 से N तक कर लो, फिर इसको छोड़ दो। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, नहीं समझ आ रहा तुम्हें, देखो मैं समझाता हूं। मान लो 3 का एग्जांपल समझा देता हूं आपको, तो उससे समझ आएगा। मान लो यहां पे बेटा 3 रेजिस्टेंस है, R1 पैरेलल में लगे R2 और R3, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, बहुत सिंपल है। देखो पहले क्या करो, सबको मल्टीप्लाई, दूसरे में क्या करोगे, एक एक छोड़ के ऐड करते जाओगे। एक एक छोड़ के कैसे ऐड करोगे, R1 R2
प्लस R2R3 प्लस R3R1, ये करोगे। फिर आप समझ आ रही है बात कि अगर ऐसे करना है तो इसका और पेयर बना लेना। अगर 4 होंगे तो क्या आएगा, R1 R2 R3 R4, फिर R1 R2 R3 R2 R3 R4 R3 R4 R1 और जो एक तीसरा, मतलब इसके कितने पेयर बनेंगे, तो वजह 3 है तो 3 पेयर, तो 4 है तो 4 पेयर आपके बन जाएंगे। तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात पता है, इनमें से कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट और कांस्टेंट। डिस्ट्रीब्यूट क्या रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है, बस हमें यही समझना है। अगर हमें इतना समझ आ जाएगा तो हमारा मोस्टली काम हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे दे रहा हूं और आपको अप्रोच समझाने की कोशिश करूंगी भाई कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करेंगे। बहुत सिंपल है यार क्वेश्चन करना, देखो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन करना। वो क्या है, वो इस तरीके का ध्यान से देखेंगे। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, मैं सीधा ही अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। मैं एक मतलब ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं जो थोड़ा सा आपको दिमाग आपका थोड़ा सा यूज करवाएगा, थोड़ा सा आपसे टाइम मतलब एक तरीके से स्ट्रेसफुल बनाएगा कि ठीक है यार किस तरीके से लेके चलना है। मान लो ये 50 वोल्ट है, मान लो ये आपका बेटा 1 ओम है, ये मान लो 1 ओम है, और ये भी मान लेते हैं ये 2 ओम है, ठीक है, और ये आपका 1 ओम है। और आपको क्या बोला हुआ है कि भैया हर रजिस्टर में R1 में, R2 में और R3 में आप करंट निकाल लो और पोटेंशियल भी निकाल लो, तीनों में, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पॉज कर लो, एक बार वीडियो करके देख लो। एक बार वीडियो करके देख लोगे तो स्टार्ट करके देख लेना आंसर सही है कि नहीं। देखो अब कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, अप्रोच क्या है, अप्रोच देख लो भैया सभी लोग। अप्रोच ये होती है कि ऑलवेज कैलकुलेट कांस्टेंट फर्स्ट। सबसे पहले कांस्टेंट निकालेंगे। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बताओ ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, V। इसका सबसे पहले क्या निकालोगे, V। लेकिन इसका V कैसे निकल जाएगा भैया, क्योंकि ये पूरा और ये पूरा किस में है, देखो आप ये पूरा किस में, सीरीज में। और सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, I। तो सबसे बड़ा सर्किट सबसे पहले सॉल्व होगा और उसके अंदर छोटे छोटे सर्किट सॉल्व होंगे, और बड़ा सर्किट भी इस लॉजिक सॉल्व होगा कि सबसे पहले क्या निकालना है, I। तो कैसे करोगे, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। इसको नहीं सॉल्व करोगे अभी, पहले बड़े सर्किट को सॉल्व करोगे और उसका कांस्टेंट निकालोगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि पैरेलल में 1 आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आपका सबसे बड़ा I जो आ जाएगा वो आ जाएगा भैया I = 50/2, दैट इज 25। अब ध्यान समझना, 25 यहां से निकला, इसमें 25 गया, ध्यान समझे ना, इसमें कितना गया, 25 गया, मतलब I1 कितना आ गया, 25 आ गया। अब तुम्हें इसका क्या निकालना था, V। अब ध्यान समझना, ये पूरा किसमें, सीरीज में। तो पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, I तो कांस्टेंट है, अब यही I इसमें बटेगा, यही 25 एम्पियर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे तो दिख रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी हाफ हाफ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अप्रोच समझा रहा हूं। जैसे ही आपका करंट निकले आप पोटेंशियल निकाल लिया करो, जैसे ही आपका करंट निकले आप पोटेंशियल निकाल लिया करो। तो 25 V = IR, तो कितना हो गया, 25 वोल्ट हो गया। मतलब इस बैटरी में से कितना चला गया, 25 वोल्ट तो चला गया, बचा कितना, 25 वोल्ट। वही 25 वोल्ट इसके अक्रॉस बचेगा, वही 25 वोल्ट इसके अक्रॉस बचेगा। अब ध्यान समझना, वो जो 25 वोल्ट है वो तो इन दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल में देखो V निकल गया। अब क्या करोगे, तो एक तरीके से V2 V3 तो आ ही गया, 25 और 25। लेकिन अब क्या निकालोगे, I, बेटा I2 आ जाएगा 25/2, 12.5। और अगर ये 12.5 एम्पियर है और टोटल 25 है, तो 25 में 20.5 यहां चला गया, तो ये कितना आ गया, 12.5। अप्रोच समझो, अप्रोच है वो निकालो जो कांस्टेंट है, और फिर बाकी चीजें सॉल्व करते जाओ आप धीरे धीरे। वही 10th क्लास बच्चों वाले क्वेश्चन है यार ये, लेकिन बच्चों वाले क्वेश्चन भी मेरे को पता है बच्चों से नहीं बनते, अभी नहीं बने होंगे बहुत से बच्चों से, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि ये सिंपल है और आपसे नहीं बन रहा है, और डिफिकल्ट है और आपसे बन जा रहा है, वो सारी बातें नहीं है। बातें ये है कि एक थोड़ा रिवीजन हो जा रहा है, थोड़ा रिवीजन के बाद चीजें निकल के आ जाएंगी बहुत इजीली। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैंने फिर बताया था असाइनमेंट मिलेगा टॉपिक खत्म होने के बाद। तो अगर ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का, तो देन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा असाइनमेंट एंड देन उसका वीडियो सोल्यूशन का लिंक। डेडिकेटेडली लेक्चर्स को देखिए एंड दूसरे वीडियोस भी चैनल पे जाके चेक कीजिए, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ एंड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को बहुत एनहांस करेगी। लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, सो दैट और लोग इस सेशन को देखें एंड हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो और अच्छी हो, एंड जो पढ़ने में जब मज़ा आता है तो वो और मज़ा बढ़ जाएगा। चलिए